शब श- शब राशिद साहब बैठ जाएं आप। शबीर साहब, आप स्पीच आज करेंगे? ये उधर इशारा क्यों कर रहे हैं आप जी? नहीं, वो तो लास्ट स्पीकर हैं बिल्कुल, सरदार अली शाह साहब। आज आप आज नहीं करेंगे वाकई? अच्छा, या आप आखिर में कर लीजिएगा फिर? नहीं, ठीक है, अगर चाहते हैं तो आप फिर उसमें कर दीजिएगा सैटरडे को। ज़िया साहब, ये शबीर साहब आज स्पीच करेंगे या आपसे क्या डिसाइड हुआ था? तो फिर फारूक साहब भी दोबारा करेंगे स्पीच। शबीर साहब बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, बैठ। सैयद सरदार अली शाह साहब। थैंक यू। अली साहब, अली खुर्शीदी साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जिस तरह देखें आपकी तरफ से स्पीच चल रही होती है तो यहाँ भी सारे मेंबरान बैठे होते हैं ट्रेजरी बेंचेस पे। तो ये मैंने नोट किया है 2 दिन से कि आपकी स्पीच हो जाती है तो आपके मेंबर साहिबान बोल के उठ के चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये चीज़ें थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सारे मेंबर बैठें। लास्ट स्पीकर हैं सरदार शाह साहब, बात करेंगे। बहुत सी बातें एजुकेशन पे हुई, बहुत से दोस्तों ने की, तो उसको रिस्पॉन्ड भी करना है, तो सुन लें रिस्पॉन्स। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं हमेशा ये बात करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे बातें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, डिपार्टमेंट्स के मुतालिक होती हैं, अपने अफकार का यहाँ पे इजहार होता है। तो ये लाजम है, मैं समझता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लेजिस्लेटर की, कानून साज की, कि वो दूसरे की बात भी सुने। अब मैं ये समझता हूँ कि हम जो 168 मेंबर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ऐवान में, ये हम एक दूसरे के ऑडियंस नहीं है। हम यहाँ पे जिन लोगों की बात करते हैं, हमारा रियल ऑडियंस वो है जब ये आपकी चीज स्क्रीन पे जाती है, जब ये शेयर होती है, तो फिर लोगों को पता चलता है कि मेरे किस नुमाइंदे ने मेरे कौन से जज्बात और मसाइल की वहां पे नुमाइंदगी की है। सबकी किसी की भी मर्जी, मैं किसी को नहीं कह सकता कोई सुने ना सुने। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो सारी अकीदतें, मोहब्बतें और अकीदत का इजहार, खराज तहसीन उस इमामुल शुहदा को, उन करबला के शुहदा को जिनकी कुर्बानी और जिनकी गम की वजह से इकबाल साहब ने कहा था कि इस्लाम जिंदा होता है यार करबला के बाद। बेशक बेशक। शाह लतीफ़ बेटाई ने उनको ट्रिब्यूट दिया था। यहाँ पे राव साहब ने, शाह लतीफ़ के हाफिज हैं, बड़े ज़बरदस्त शायरी सुनाई मुहर्रम के हवाले से। मैं उनको अपने एक अकीदत का इज़हार करने के लिए शाह लतीफ़ के इस बैत का सहारा लूँगा कि हसन मीर हुसैन खे रुनू टिन टोलन, हसन मीर हुसैन खे रुनू टिन टोलन, घर माण्हुए झंग मिरुए उभन में मलकन। मलाइकों ने भी मातम किया। हसन मीर हुसैन खे रुनू टिन टोलन, घर माण्हुए झंग मिरुए उभन में मलकन, पखिन पाण पछाड़ियो त लॾियो हो त वञनि, अल्लाह शहज़ादन सोभू ॾींहं सचा धरी।
मुझे नईम खल साहब की, हमारे दोस्त थे, हमारे बड़े थे, हम चाचा कहते थे उनको, और कि हसन मीर हुसैन को तीन जो किस्म के इकसाम जो ग्रुप्स हैं उन्होंने उनका मातम किया। घर में जो इंसान थे, अफराद थे, उन्होंने मातम किया। जंगल में जो जानवर थे उन्होंने किया, परिंदों ने किया, और आसमान में मलाइकों ने किया। तो नईम खल साहब एक क्लासिकल कैरेक्टर थे, पढ़ी लिखी फैमिली से थे, उनकी फैमिली की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। नसीम खल साहब उनके भाई, वो बहुत बड़े नाम थे। सिंध में जो फिक्री आबियारी हुई उसमें जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें नसीम खल साहब का बहुत बड़ा नाम है, ये उनके भाई थे। हमें उनका दिली वो एक सदमा है उसके जाने का। जनाब स्पीकर, मेरी गुफ्तगू मैं कोशिश करूंगा कि मैं 25-30 मिनट में इसको कंप्लीट कर लूं। सबसे खुशी की बात यह है मैं ब्रीफ रहूंगा। जितने यहाँ पे सवालात उठे हैं तालीम के हवाले से, उनके मैं पहले दो हिस्से हैं मेरी इस गुफ्तगू के। पहला तालीम है और उसके बाद जो है वो तरमीम है। वो तरमीम किस चीज़ में? वो नफ़रत के नसाब में तरमीम की, जो नफ़रत की का नसाब जो बन रहा है, जो बनता रहा है, उसमें तरमीम के हवाले से। जनाब, तालीम यकीनन मुआशरे के हर फर्द का मसला भी है, उसकी ज़रूरत भी है। 3 किस्म के मैं समझता हूं जो सोसाइटी में 6 करोड़ हमारे सिंध के आबादी में 6 करोड़ लोग हैं। 6 करोड़ लोग ही तालीम से वाबस्ता हैं। एक वो जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी डायरेक्टली उनका ताल्लुक है। दूसरे वो जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनका सीधा ताल्लुक है। और सबसे बड़ा ताल्लुक उनका है जो स्कूल में मौजूद नहीं है। तो ये पूरे मुआशरे का एक मसला है और ये कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला है। फ़कत पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया की जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें ये मसला है, इशू भी है। मैं अभी तक इस ऐवान में मैंने कोशिश की है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अक्ल कुल हूँ, अक्ल सलीम हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, मैं जानता हूँ हर चीज़ को। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कोशिश की है कि मैं झूठ भी ना बोलूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं गलत बयानी से काम ना लूँ। जितनी हकीकतें हैं मैंने उठा के आपके सामने रखी हैं। आपको पार्टिसिपेटरी अप्रोच आपको अपनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है कि जब पूरे मुआशरे का मसला है तो वो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। आप सब जब आगे आके फ्रंट लाइन पे आके ओन नहीं करेंगे अपने स्कूल को अपने घर की तरह, तो ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। गवर्नमेंट्स डिलीवर करती हैं, एक हद तक डिलीवर करती हैं। जब पार्टिसिपेटरी रोल सोसाइटी का बनता है तब नताइज आना शुरू होती हैं। हम बदकिस्मती से हमारा जो कल्चर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का मजमूई तौर पे इस मुल्क में, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, वो ये हम किसी की गलती की बारी का हम इंतजार कर रहे होते हैं कि किसी की गलती पकड़ने के लिए मैं वेट करता रहूं और कहां गलती होती है उसको मैं गले से पकड़ूं। ये नहीं कि मैं 2 कदम उठा के उसको ठीक करने के लिए उसका साथ दूं। यह मजमूई तौर पे एंटागोनिज्म का जो कल्चर हमारे पास जो डेवलप हुआ है उसके नताइज ये निकले हैं कि बहुत से सर्विस डिलीवरी के सेक्टर वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहे। एज ए होल कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, खाली सिंध सूबे की बात नहीं कर रहा। हमें बैक टू बैक इश्यूज आए, मसाइल आए। फ्लड्स 2010-11 के फ्लड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुझे अंदाजा करें कि आप जितना भी 47 के बाद आपने बिल्ड किया, एकदम किसी आफत में आपका 50% चला जाए और वसाइल आपके पास इतने ना हो उसको एकदम ठीक करने के, तो आप क्या कर सकते हो? पिक्चर्स दिखाना, वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, जेनरिक किस्म की स्टेटमेंट्स देके क्रिटिसिज्म करके स्कोर तो सेटल हो सकता है कि मैंने हक अदा कर दिया।
मगर मसला मौजूद है। कल आप आएंगे तो मसला आपके सामने भी वहीं का वहीं खड़ा होगा, क्योंकि मसले को आप वहां पे उसकी मौजूदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं कि मसला रहे। मुझे इस बात की खुशी है, मुझे बिल्कुल है कि यहाँ पे मैं अपोजिशन के बहुत से दोस्तों ने, खासतौर पे मैं अपोजिशन लीडर को ये क्रेडिट दूंगा कि तालीम से हवाले से जो इनका कंसर्न रहा है बार बार मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जितने कौन कौन आता है, कितने लोग आते हैं, उस वो ही आएंगे जिसको दर्द होगा या जिसके पास कोई ना कोई कंप्लेन होगी या रिजर्वेशन होगी या क्वेश्चन होगा, वरना क्यों आएंगे मेरे पास। तो दोस्तों ने इसमें हाथ बटाया है। जब एडॉप्ट स्कूल पॉलिसी का यहाँ पे हमने अनाउंस किया कि पार्लियामेंट्रियंस उसको एडॉप्ट करें, 60-61 पार्लियामेंट्रियन ने 257 स्कूल से अडॉप्ट की। मेरे पास पूरी डिटेल रिपोर्ट है, कौन स्कूल में गया है, कौन नहीं गया है, किसका क्या रोल रहा है। वो हेडमास्टर से लेके मैंने अपनी इंतजामिया से और लोकल लेवल पे एक एक एमपीए के लिए, मैं किसी का नाम लेके नहीं बताऊंगा किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं किसी भी कोई ना ऑफेंस नो डिफेंस में मैं उनको डालना नहीं चाहता किसी को भी, क्यों एक पार्टिसिपेटरी रोल है, अपनी जमीर का फैसला है कि किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने स्टार्ट किया, हमें पता था कि ये इतना सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध में तबाह हुआ है, 20,000 स्कूल्स जो हमारी डैमेज हुई हैं, ये एकदम ना एडीपी से ठीक हो सकती हैं, ना आप फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट से इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत कम होता है। वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या कोई भी दुनिया का डोनर और लोनर आपको फंडिंग करता है तो उनके पास एक लिमिटेड होता है, उनकी अपनी एसओपीज होती हैं, और जिसमें बहुत सी लवाजमात सॉफ्ट कंपोनेंट में पैसे चले जाते हैं और रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे जितने लगने चाहिए उतने नहीं लगते। और एडीपी के बस की बात नहीं है हमारे प्रोविंशियल एडीपी की कि हम उसको कहें। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया में एजुकेशन पे लोएस्ट स्पेंडर है, वो अपनी जीडीपी का 1% खर्च करता है। यूनेस्को की रिकमेंडेशन थी, इंटरनेशनल थी, कि आपको 4 to 6% दुनिया के मुल्कों को कि आपकी तालीम पे खर्च करना है, तब जाके आपके मसाइल ठीक हो सकते हैं। हमारी स्पेंडिंग इतनी बड़ी नहीं है, हमारा जितना वॉल्यूम है उसके हवाले से हम देखते हैं। बहुत से मेरे दोस्तों ने बजट बुक ही नहीं पढ़ा, एजुकेशन सेक्टर को एज ए होल उसको उठा के उसकी बजट बयान करके स्कूल एजुकेशन में बात कर रहे हैं। भाई 620 अरब की आप उसको डिवाइड तो करें ना, उसमें स्कूल एजुकेशन का कितना है, कॉलेज का कितना है, टेक्निकल वोकेशनल का कितना है, डिफरेंटली एबल जो पर्सन्स के लिए डिपार्टमेंट है उसमें कितना है, डीपीडी के लिए कितना है, यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के लिए कितना है। बदकिस्मती से बजट में वो आप देख के फिर आप बात करें उस पर उठा के कि भाई इसको कितना डेवलपमेंट के लिए खर्चा हुआ, कितने तनख्वाहों में चले गए, कितने पेंशन में चले गए, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हमारे कितने हुए। इन सब चीजों को देखते हुए हमने ये देखा कि सिवाय स्कूल को एम्पावर किए, स्कूल को एम्पावर किए बगैर ये मामला ठीक नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मसला है वो ठीक नहीं हो सकता जब तक आप स्कूल को एम्पावर करें। सीएम साहब ने फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की, हम बैठे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि उसने फोर्थ फ्रंट पे आके कहा कि भाई पैसे उठा के स्कूल को दो। हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट 18 अरब 67 करोड़ हमने स्कूल स्पेसिफिक बजट के लिए दिए। 40,000 स्कूल्स में से 34,000 स्कूल के कॉस्ट सेंटर बने, क्योंकि उसके बने जिसकी बिल्डिंग्स थी, शेल्टरलेस के नहीं बन सकते। उसमें से 13 बिलियन से ऊपर कुछ रिलीज हुए पैसे। मैंने यहां पे फ्लोर पे खड़े होके ट्रेजरी बैचेस से लेके सबसे मैंने 12 मिन्नतें की कि ये पैसे जा रहे हैं वहां पे स्कूलों में, ना इसमें किसी डीओ का अमल दखल होगा न किसी का होगा। मैंने वीडियो बयान जारी किया, सोशल मीडिया पे शेयरिंग की, ट्यूटोरियल वीडियो जारी किया कि आप मेहरबानी करके आप जाएं और अब जाके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो स्कूल्स हैं उस हेडमास्टर से करें। कुछ दोस्तों ने किए, काफी दोस्तों ने किए इसमें, मगर जितना यूटिलाइजेशन होनी चाहिए थी, मैं मायूस नहीं हूं। मायूस इसलिए नहीं हूं कि लेट रिलीज हुआ था, ये क्योंकि एक फर्स्ट टाइम ये हो रहा था, उसकी ट्रांजिशन के बड़े मसाइल थे। इतना बड़ा नंबर था, 34,000 के कॉस्ट सेंटर बनाना, उनकी ट्रेनिंग हमने करवाई कि अखराजात कैसे करने हैं। मैंने यहां पे एक जुमला जनाब स्पीकर कहा होगा कि अगर ये पैसे आइंदा 1-2 सालों में प्रॉपरली यूटिलाइज होना अगर शुरू ना हुए
तो मेरे लिए और ऑप्शन नहीं बचेगा, या मैं रो दूंगा यहाँ पे फ्लोर पे खड़े होके, या मैं खामोशी से सीएम साहब के सिर हाथ जोड़ के मैं यहाँ से निकल जाऊंगा कमरे से बाहर। मैं कहता हूँ कुछ हो ही नहीं सकता जब पैसे घर में पड़े हुए हैं, बच्चे उस गांव के पढ़ रहे हैं, उस मोहल्ले के पढ़ रहे हैं, वहां के मुंतखब नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए हैं, अगर वो पैसे स्कूल पे ना लगे तो ये बदकिस्मती किसकी होगी? मैं मानता हूं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे, बहुत सी जगहों पे आए होंगे, मुझे पता है ट्रेजरी के बड़े इश्यूज आए थे इस वक्त, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था, इतनी बड़ी तादाद में पैसे गए। और हमारे मेरे डिपार्टमेंट के डीओज की मुझे कंप्लेंट्स आई हैं, मुझे अपोजिशन लीडर साहब ने उस दिन बताया कि वो डीओज अपने वेंडर लेके दे रहे थे। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं डीओ को उड़ा दूंगा उसी वक्त। ये वरना हम फर्नीचर के और M&R के और ये सारे पैसे और डीओज के टीओज के उनके अपनी जो उनकी बजट थी रेगुलर, वो हम काट के स्कूल को नहीं देते ना। पहले अगर हमारी नीयत होती कि ये सेक्रेटरीट में बैठ के सारे खा जाएं और वहां तक कोई चीज ना पहुंचे, तो हम ये नहीं करते। इसको बढ़ाया है, अभी 22 अरब किया है इसको, इस बजट को। अब जुलाई से अगस्त से स्टार्ट होगी, ये जैसे ही रिलीजेस होती है आप सबको इफेक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ हूंगा, आई विल बी द सिंगल कॉल अवे। और स्कूल्स पे खर्च होंगे, आपके स्कूल का फर्नीचर भी वहां पे आ जाएगा, आपके स्कूल्स क्या रिपेयर हो जाएगा। ये हर साल पैसे आ रहे हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, स्टेशनरी वहां पे होगा, दरख्त भी, वसीम साहब वाली बात, दरख्त भी हर स्कूल में लग जाएंगे। शुरुआत करनी है। तो हमने इस पूरे प्रोसेस को वो किया। अब एडीपी से हमारे जितने यूनिट्स हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये 5,000 5,500 जितने गिवन रिसोर्सेज हैं हम उठा चुके हैं। उसमें स्कूल्स की डेली बुनियादों पे सोशल मीडिया पे जो बन रहे हैं उसके पिक्टोरियल एविडेंस हम डेली के बेसिस पे हम शेयर कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलां जगह पे स्कूल नहीं बना है और कागजों में पड़ा हुआ है, नो, किसी कीमत पे भी नहीं। जो स्कूल तैयार होता है उसी वक्त उसकी शेयरिंग पब्लिक के साथ होती है, उसमें स्कीम का नाम होता है, स्कूल का सेमिस कोड होता है। आप मेरा पेज उठा के आप सोशल मीडिया पे अभी आप खोल के आप देखें, अगर आपको एक लंबी लिस्ट अगर स्कूल्स की बिल्डिंग्स की तैयार होती हुई ना मिले तो आप मुझे कहें। जो उठाए हैं, हाई एनरोलमेंट हमने उठाए स्कूल, फ्लड के बाद हम क्या करते, प्रायोरिटी किसको देते जनाब स्पीकर? जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज थे उसमें हमने कहा कि जहां पे ज्यादा बच्चे हैं वहां पे हमें ज्यादा सहूलतें प्रोवाइड करनी है, पहले उनको उठाना है। हम जो 25 लाख हमारी जो एनरोलमेंट मुतासिर हुई थी उसमें से शुक्र ये है कि मोर देन 50% एनरोलमेंट को हमने अभी जो यूनिट्स उठाए हैं 5,500 उसमें हमने कवर कर ली है। मजीद हम मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्कूल स्पेसिफिक बजट से बहुत बड़ा लोड आइंदा 1-2 सालों में हम में से हमारे ऊपर से उतर सकता है, अगर आप सब ने हिम्मत की, आप सब ने अगर साथ दिया तो ये हो सकता है। जनाब यहां पे मैं जिन दोस्तों ने अप्रिशिएट किया हमारी नौकरी को, मुलाजमत को, खादमी को, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। रिक्रूटमेंट हुई, नो डाउट, पाकिस्तान की तारीख की कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उठा के आप देख लें, सबसे बड़ी बिगेस्ट रिक्रूटमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वन गो में हो चुकी। 97,000 टीचर आपके ऑफर लेटर उनको मिल चुके। और 2008 से लेके आज तक मैं फिगर ले रहा था कि जो टोटल रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट की है वो कोई 1,35,000, 8 से लेके अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 1,35,000 है। और मेरी आयामकारी में जो रिक्रूटमेंट हुई है पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरी स्ट्रीम्स को मिला के वो कोई 1,03,000 के करीब बनती है। 1,03,000 2008 से लेके अभी तक 168 कॉलेजेस, कुछ डिग्री कुछ इंटरमीडिएट कॉलेजेस पीपल्स पार्टी के दौर में बनी है। यूनिवर्सिटी की फिगर यहां पे बयान हो चुकी थी कि 8 यूनिवर्सिटी से वो नंबर बढ़ के 32 यूनिवर्सिटी तक 2008 से आज तक हुआ है। अब मैं समझता हूं कि जो रिक्रूटमेंट के इश्यूज है, यहां पे दोस्तों ने बात की, बहुत से दोस्तों ने बात की कि अभी कुछ रहे हुए हैं दोस्त। हमने 2022 से 25 जून 25 तक 3 साल जनाब स्पीकर हमने वेटिंग पीरियड रखा। इसलिए रखा कि इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट बार बार होना मुमकिन नहीं है। टेस्ट मुश्किल थी, आईबीए ने ली थी,
उसको हमने इसलिए थोड़ा किया, सॉफ्टन किया, रिलैक्स किया उनको, कि नहीं करते तो हमें आइंदा 10 साल लगते कि हम स्कूल्स में टीचर प्रोवाइड करते, क्योंकि 6-7 हज़ार हर साल रिटायर हो रहे थे हमारे सिस्टम से, एग्जिट था टीचर्स का। तो मजबूरी थी कि हम इन टीचर्स को उठा लें, और एक टेस्ट जो थी वो रोबस्ट थी, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था, ट्रांसपेरेंसी थी, OMR पे हुई थी, जिसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आंसर की हर बच्चे के पास थी, उसको पता था मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। उनको हम जो टॉप टू बॉटम ऑर्डर्स देते गए, मजबूरन जून में हमें क्लोज करना पड़ा, दिसंबर में, कि इसको जून 25 में, कि अब हम यहां पे क्लोज करें, वरना प्रेशर हमें ये आ रहा था कि इस दरमियान जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आए थे और दूसरे बच्चे जो डिग्रियां लेके जो खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा हक है, ये सारी सीटें जो है वो आप इनको देके जाएंगे, हम कहां जाएंगे कल। हमने उसी वक्त रियलाइज किया, क्योंकि हम प्रायोरिटाइज कर रहे थे साइंस एजुकेशन को, स्ट्रीम लैब्स बन रही हैं, साइंस सेंटर्स बन रहे हैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर में, हमने स्ट्रीम यूनिट्स बनाए हैं, स्ट्रीम जो है एजुकेशन वो हमने टेक्निकल एंड वोकेशनल भी हमने क्लास 6 से स्टार्ट की है, कि हम स्लोली इस ट्रैक पे चले जाएं, बच्चों का यहां से हम ओरिएंटेशन रखें कि बच्चों को हम ले जाएं इस तरफ, वो हमने बनाया। अब साइंस टीचर की हमने अनाउंसमेंट की, हमारे पास वैकेंसीज 1200 थी, 1250, 55 हमने रखा मार्क्स, कि 55 से ऊपर जो होगा वो पास तस्वुर किया जाएगा, टॉप टू बॉटम लेंगे। उसमें कोई 8,500 बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे ये डिमांड हुई कि सीटें बढ़ाओ, जो दोस्त यहाँ पे मैसेज कर रहे थे, साई नासिर शाह को मैसेज आ रहे थे, सबको आ रहे थे, मैं समझता हूं। अब दो चीजें हैं, एक तो बेरोजगारी है और दूसरा ये है कि हमें अपने एजुकेशन के निज़ाम में किन चीज़ों की ज़रूरत है। स्टैंडर्ड्स को गिराना नहीं है, हमें एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट को भी खातिर में रखना है, और ये रियलाइज करवाना है सिंध के नौजवानों को कि तालीम खाता जो डिपार्टमेंट है वो तालीम देने का जरिया उसको समझो, रोजगार का ना समझो। जब तालीम आएगी तो रोजगार के रास्ते आप खुद ही निकाल लोगे। अगर इसको आपने किया तो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक जो सूरत हाल ये हो चुकी है कि हम अराउंड 90%, 91% हमारी सैलरीज और पेंशन में बजट जा रही है 488 अरब में से, जो स्कूल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। अब ये आगे चल के क्या होगा अगर ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इस तरह आते रहे, तो वी वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड अ सिंगल चॉक टू स्कूल, हम वो भी नहीं दे पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी हम इस तरह लेके आगे बढ़ रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट का नतीजा ये निकला। 2000 नॉन फॉर्मल सेंटर्स हमने बनाए, माइक्रो स्कूल्स, पहली दफा बच्चे को लिटरेट करने के लिए हमने गैजेट पे, इस स्क्रीन पे आईपैड बच्चों को प्रोवाइड करके वहां पे उन बच्चों को लिटरेट किया। अभी भी माइक्रो स्कूल्स के यहाँ पे यूनिट हमारे कराची में आप चले, हम और सीएम साहब साथ गए थे, हम देख के आए। इन सब चीजों का मिल मिला के नतीजा ये निकला है। यहाँ पे हमारे दोस्तों ने बात की कि आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वहीं पे खड़े हैं। मेरे ख्याल में हमें जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जिस सेक्टर पे आप बात करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी करंट नॉलेज आप AI करके, गूगल करके आप चेक करके फिर बात किया करें, मेरा मशवरा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है अभी 25-26 की। उस 25-26 की रिपोर्ट में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सिंध का जो परसेंटेज था, मेरा तो उनसे फिर भी इख्तिलाफ रहा है डेटा पे, मैं उनको चैलेंज करता रहा हूं, वो अलग चीज है। जो भी है रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में 48% से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सिंध के डिक्रीज होकर 39% पे आए हैं। दिस इज द चेंज। 8% सिग्निफिकेंट इसमें इंक्रीज आया है। आप अभी गूगल करके इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आप देख सकते हो, मैं अभी आपको कहता हूं, आपका नेट चल रहा है यहां पे। 8%। डेफिनेटली दिस अ लॉन्ग वे टू गो। ये कोई आज की बात थोड़ी है, आज हमने टीचर ले लिए, आज हमने सेंटर खोले, कल धड़ाम आपके जो है वो 7 लाख बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल जो बैठे हुए हैं वो स्कूल में आ जाएंगे। ये हमें एक प्लान के साथ, एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम अपनी पॉलिसीज को रवा रखेंगे तो 3-4-5 सालों में हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम बच्चे को ट्रैक कर सके। अभी मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताऊं जो अभी हुई है, जिसको वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से हमने किया है, उसकी असिस्टेंस से किया है, इन हाउस किया है, डेवलप हमने खुद किया है। सेमस, स्टूडेंट्स अटेंडेंस मॉनिटरिंग रिड्रेसल सिस्टम,
उसमें फेशियल रिकॉग्निशन है, 1.5 लाख पहले टीचर्स की, अब अटेंडेंस इसके थ्रू होगी। यहाँ पे मेरे भाई थे ना जो कह रहे थे कि एआई का यूजेज, सरदार शाह एआई के मुखालिफ है और जहालत में जाना चाहते, वो मैंने उनको कहा, बासित भाई को मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो, उस दिन खड़े थे हम इधर, मैंने बासित भाई को कहा कि मैंने कहा जी मैं जो बात कर रहा था, मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी का एक सेमिनार था जो एआई पे था, और वहां पे दुनिया के बड़े एआई के हवाले से एक्सपर्ट जो है वहां पे मौजूद थे, और मेरी जो गुफ्तगू थी पूरी आप सुन के करते। आप जो आजकल सोशल मीडिया की जो ये चलती है ना जो चुटकुले, उसमें वो कॉन्टेक्स्ट आता ही नहीं है। ये चुटकुले होते हैं ना 1-1 मिनट के, 7 सेकंड के, उसमें वो किसी को दो दे आप बस उसको आप थोड़ा कॉन्टेक्सचुअल तो देखें ना कि वो गुफ्तगू का कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ हम तो, हाँ ये चुटकुले, शॉर्ट रील, जो भी कह देना, हम तो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे नहीं पता। तो वहां पे मैंने ये बात की थी कि भाई अब दुनिया में ये डिबेट हो रही है कि एआई को कहां इस्तेमाल करना है स्कूल्स में। मैं लंदन की EWF कॉन्फ्रेंस में था, वहां पे थीम एआई था। दुनिया के 130 मुल्कों के मिनिस्टर साहबान बैठे हुए थे, मंत्री, वहां पे हमारी 4-5 दिन हीटेड डिबेट चली वहां पे। देन आई वेंट टू मनीला, वहां पे भी सारे वुज़रा और मंत्री साहबान आए हुए थे, वहां पे एआई पे डिबेट चली कि क्या करना है। अब स्वीडन ने तो 2011 में खत्म कर दिया, पेपरलेस कर दिया था पूरे एजुकेशन सिस्टम, पूरे स्कूल्स पेपरलेस हो गए थे 2011 में। 2023 में उन्होंने दुनिया के एक्सपर्ट बुलवाए, उनको बोला कि देखें ये हमने पूरा इसको पेपरलेस कर दिया है, बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे क्या फर्क आया है। उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की है, बच्चे के माइंड को आपने रिप्लेस कर दिया है मशीन के साथ, ब्रिंग द पेपर बैक। उनके पास मशीनें नहीं थी, प्रिंटिंग मशीनें नहीं थी, क्योंकि वो खत्म हो गई। सबसे बड़ा बिजनेस प्रिंटिंग मशीन का चल रहा था उस वक्त, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा था उनको बिजनेस। उन मशीनें नहीं थी, चाइना से उन्होंने ऑर्डर करके वो फिर बुक पब्लिश करवाए, फिर ले आए। अभी दुनिया में 16 साल के बच्चे के मोबाइल के यूजेज पे पाबंदी लगी है। मैं ये नहीं कह रहा हम खिलाफ है, मैं कह रहा हूं, मेरे वर्ड सुन लें आप, मैं जनाब स्पीकर, मैं रेस्पॉन्सिबली कह रहा हूं, मैं इस चीज का कायल हूं, रेस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ एआई। आई डोंट से कि मैं उसका मुखालिफ हूं। रेस्पॉन्सिबल हम कर रहे हैं ना ऑपरेशनल मकासद के लिए। ये क्या है, ये फेशियल रिकॉग्निशन हैमर्स क्या है, पूरी एआई पे करेगी ना काम, जिसमें बच्चे की अटेंडेंस होगी। ये मोबाइल ऐप है टीचर के, आजकल तो इस चुटकुलों के चक्कर में हर एक के पास ये फोन पड़ा हुआ है ना, स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन पे उसके फेशियल फ्रेम जो है वो आ गया है, उसमें टीचर के 1.5 लाख टीचर्स के हो चुके हैं, अभी स्टूडेंट्स के स्टार्ट होंगे। सीएम साहब डिटेल प्रेजेंटेशन दिलवा चुके हैं कैबिनेट में, जो हमने बनाया है ये जो सेमस का। इससे हम बच्चे को ट्रैक कर पाएंगे कि बच्चा जा कहां रहा है। इसको हम लिंक करें बेफार्म के साथ। नादरा के साथ हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमें सप्लाई चाहिए। इतने बच्चों के बेफार्म बनने हैं वहां पे, टीचर्स को हम बाउंड करें कि बेफार्म बनवाएं। बेफार्म के बाद हुआ कि बच्चा कहीं पे, ऐसा तो नहीं है कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल से पैसे अलग ले रहा है हमसे, वो बच्चा हमारे सिस्टम से अलग ले रहा है। वो कई जगहों पे इनरोल हो, बच्चे को हम ट्रैक करेंगे। फिर उसकी ट्रैकिंग का ये सिस्टम है, बच्चा जब तक जाके इंटरमीडिएट करके यूनिवर्सिटी नहीं जाता तब तक वो बच्चा ट्रेस होता रहेगा और ट्रैक होता रहेगा कि वो बच्चा गया कहां पे। कभी आपको मैं देता हूं, आप आए, अभी अपोजिशन के दोस्तों को कहता हूं आपको प्रेजेंटेशन दिलवाते हैं सेमस पे। इससे क्या होगा, ये क्या है, यूजेज है एआई का, इसमें हम ला रहे हैं। हमने ई ट्रांसफर कर दी, टीचर्स की ट्रांसफर पूरी हमने कर दी उस पर। अभी अप्लाई करेंगे, जहां पे टीचर की जरूरत नहीं है सिस्टम उठाएगा ही नहीं, वो उसको डिनाई कर देगा, वहां पे आप नहीं जा सकते, रेड जोन है। अगर सिंगल टीचर होगा स्कूल में, किसी एक कमरे की स्कूल में, वो भी नहीं उठाएगा कि आप सिंगल टीचर हो, मैं नहीं उठाऊंगा आपको। तो ये इस तरह की हम चीजें सारे एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। मैं इतना डिटेल में इतना सवाल ही नहीं हुए, यहां पे पॉलिसीज पे गुफ्तगू ही नहीं हुई। टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चापड़ गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो मैंने कब डिनाई किया है कि नहीं गिर रहे। ये बजट किस लिए दी, इलाज भी किया, उसका रास्ता भी बताया, सारी चीजें दी। अभी भी मजीद हम करने के लिए तैयार हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। तो फिर आपके कहने का मुझ पे क्या फर्क होगा। यहाँ पे आप क्रिटिकल आय से आप देखते, आप यहाँ पे क्रिटिकल आय से, यहाँ पे हम पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की आप डायसेक्शन करते, आपकी पॉलिसीज में यहाँ फॉल्ट है। मुझे खुशी होती कि मैं यहाँ पे डिटेल में जाके बयान करूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से इनिशिएटिव हैं जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं ऑप्टिमिस्ट हूं
रादर मुझे रियलिस्ट होना चाहिए, ज्यादा ऑप्टिमिज्म, और ऑप्टिमिज्म खराब चीज है, रियलिस्ट होना चाहिए। जब तक मुआशरे में ओनरशिप नहीं होगी, मैं आपको बता दूं, आपके सारे सिस्टम आगे चल के फेल हो जाएंगे। ओनरशिप, तो मैं समझता हूं, बाकी तो इजलास चलते रहते हैं, मैं आपके साथ शेयरिंग भी करता रहता हूं काफी चीजें। मैं थोड़ा टाइम को बचाते हुए, कि मैंने आपको कहा था जितना टाइम है उस पर मैं इसको कवर करूं। अच्छा, दूसरा जो मैंने बात की थी, जो मैं समझता हूं कि अहम बात है मेरी नजर में, मैं नहीं समझता आपकी नजर में भी हो। मैं दो तीन दिन के जो इजलास चले हैं, मैं अपनी तरफ से बैठ के सोशल मीडिया पे ये देख रहा था, जिसको क्या कहा मैंने, चुटकुले, ये जो रील्स वगैरह है, जो शेयरिंग्स हो रही थी, मैं लोगों के कमेंट देख रहा था नीचे। मैंने कहा ना कि तरमीम, नफरत के नसाब में तरमीम, बहुत सी बातें हुई, मुझे भी नागवार गुजरी होगी, मैं भी छोटा तिफले मकतब हूं तारीख का, मैंने भी ये सिंध की पार्टीशन फेज, फॉर्मेटिव फेज पाकिस्तान का, सिंध की बंबई से अलहदगी, ये सारी, ये हिजरतें, ये सारी चीजें हमने पढ़ी होंगी, डॉक्यूमेंट होंगे। मैं भी कई हवाले कोट करके यहाँ पे उन पे गुफ्तगू कर सकता हूँ। जाम खान ने बड़ा डिटेल और जबरदस्त बात की, काफी चीजों को, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को ठीक करने की इनको कोशिश की, क्योंकि ये आर्काइव होनी है चीजें, ये होना चाहिए यहाँ पे रिकॉर्ड पे कि पहले बात क्या हुई, उसकी तस्हीह कैसे हुई। तो ये कल कोई निकालेगा, रिसर्च करेगा आके सिंध असेंबली पे, तो लाजमन वो स्पीचेस और उनके सारे हरकत और सकनात कलम बंद होंगे जी, जो हमारी यहाँ पे गुजर रही है। मैंने यहाँ पे देखा कि जो लोग हैं, चाहे उर्दू बोलने वाले हों सिंधी, या सिंधी बोलने वाले हों सिंधी, वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, जो यहां पे हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो दोनों अतराफ से हो रही थी। क्योंकि अब समझते हैं कि ये जो भी गुफ्तगू वहां पे कर रहे हैं साहब, ये एक दूसरे का चेहरा देख के गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नस्ल देख के गुफ्तगू नहीं कर रहे, आने वाली नस्लों को देख के गुफ्तगू नहीं कर रहे। वो समझते हैं कि जैसे सिंधी सन ऑफ सॉइल हैं इस धरती के, इसी तरह उर्दू बोलने वाले सिंधी भी इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिंध है, वो अनटूट हिस्सा है सिंध का, वो कहीं नहीं जा सकते। मैंने आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे दुनिया के उर्दू लिखने और बोलने वाले अकाबरीन बैठे थे, मैं एक छोटा सा लिखने वाला था आर्ट्स काउंसिल में। मैंने वहां पे एक जुमला कहा था, जो शमीम हनफी साहब आए थे अपने दिल्ली से, बहुत बड़े नाम है उर्दू के, उसने कहा कि ये जुमला आपने जो कहा है, ये जुमला हाईलाइट करने की जरूरत है। मैंने वहां पे गुफ्तगू की बात की थी, मैंने कहा जी जनाब, बड़े सगीर में जहां सियासत, बड़े सगीर को जहां सियासत ने तोड़ा है, वहां उर्दू ने जोड़ के रखा है। क्योंकि मुझे उर्दू के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का, उर्दू है जिसका नाम ये हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम मेरी जुबान की है, मुझे पता है उसके उर्दू के। और मुझे इस बात पे भी खुशी है कि रिटन ऑथेंटिक पहला उर्दू का शायर या उर्दू का लिखने वाला अगर वली दखनी साहब को कहा जाता है, तो वो 1667 में पैदा हुए थे, 1667 में, और अता ठटवी जो है वो 1629 में ठट्टे में पैदा हुए थे, जिसने पहला उर्दू का दीवान गजलों का और शायरी का लिखा था, वो ठट्टे के बाद। हम तब से उर्दू से मोहब्बत करते आ रहे हैं। मेरे ऑडियंस उर्दू बोलने वाले कल सुनेंगे, मेरा ऑडियंस वो है नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास गूगल पड़ा हुआ है, अगर ये चीजें मौजूद है, मेरे पास दीवान पड़ा हुआ है, मैं आपको दीवान भेज के दूंगा, और क्या। मौलवी अब्दुल हकीम उर्फ अता ठटवी was the first poet born in Thatta.
वली दकनी साहब उसके बाद गजल के हुए। हम इसमें तफरीक में नहीं, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रहा कि सिंध की सरजमीन उस जमाने में भी उर्दू से मोहब्बत कर रही थी, उस जमाने में भी कर रही थी। उसके बाद आए दूसरा, उसके हमारा जो सबसे बड़ा उर्दू का जो आइकॉन तस्वर होता है वो मीर तकी मीर होता है जनाब स्पीकर। और आपको पता है कि मीर तकी मीर जब वहां पे अपने हिंदुस्तान तो अब तो उस जमाने में तो एक ही था ना, वो वहां पे लिख रहे थे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हो, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हो, लिख रहा था वहां पे। यहां पे वो दिल्ली में लिख रहा है और दराजा में सचल सरमस्त कह रहा है कि गर तू जाने आपको मैं हूं कोई और, गर तू जाने आपको मैं हूं कोई और, दुई तुझको ले डूबेगी मूर्ख कर ले गौर, ये दुई बर्बाद कर देगी। वो सचल उस जमाने में कह रहा था, सचल कह रहा था के था चवन सूफ, सचल कह रहा है के था चवन सूफ, हम सिंधी सूफ कहते हैं, के था चवन सूफ के था चवन सेब, इनमें कहिड़ो ऐब ॻाल्हि ॿिन्ही जी हिकिड़ी। ये दुई वाली जो बात है उस जमाने में जब ये नफरत का नसाब नहीं लिखा गया था, उस जमाने में सिंध की सरजमीन उर्दू से मोहब्बत का इजहार कर रही थी मेरे भाई, उस जमाने में कर रही थी। नहीं वो था फर्क अमीर खुसरो के इसी तरह सखी पिया को जो मैंने देखूं कैसे कटूं ये अंधेरी रतियां, न आप आवे न भेजे पतियां, न नींद नैना न अंग चैना, न आप आवे न भेजे पतियां। अमीर खुसरो गा रहे थे सिंध के लोग भाई, क्या आपको बताएं, कोई फर्क हमारा नहीं रहा है, हिस्टोरिकली कोई फर्क नहीं रहा है भाई। अब ये बाद में हुआ क्या, मैं नहीं जा रहा हिस्टोरिकल डिस्टॉर्टेड जितनी चीजें हुई हिस्ट्री की, ये वो बातें हुई। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों, राना शौकत साहब ने एक अजीब और गरीब स्पीच की, अरे बाबा तुम तो राजस्थान के हो, तुम सिंध के हिस्से के हो, खुदा के बंदे कहां से तुमने खुद को कह दिया, तुम सिंध के बासी हो। तुमने बातें की कि मार्शलाओं की जमहूरियत से बेहतर मार्शलाए हैं, जब अयूब खान, जनरल जिया, परवेज मुशर्रफ। अरे भाई अगर इतना उनको शौक है राना शौकत साहब, तो आप मेहरबानी करके जनरल जिया की कब्र का मुजावर नहीं मिल रहा, आप जाके मुजावर बन के बैठ जाएं। अगर नहीं तो राना हमीद सिंह साहब से आप साथ बैठे। रानाओं की तारीख बड़े सगीर में कितने गुरूर वाली है, काबिल फख्र तारीख है। राना संगा से लेके राना महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ तक, और नहीं तो पद्मावती मूवी तो देखी होगी ना आपने। तो रानाओं का जो रहा है, राणा रतन सिंह उमरकोट वाले को देखें, उनका जो रेबेलियन जो रोल रहा है। आप तो खुदा का वास्ता है क्या कर रहे थे यहां पे, कह रहे थे किसी दोस्त ने, भाई साहब बैठे, उसने कहा हाथ हम किससे मिलाएं, हाथ मिलाएं, हाथ उठाएं, हाथ। जब एमआरडी की मूवमेंट चल रही थी, हम तशख्खुस की बात कर रहे थे, मार्शला के खिलाफ लगे हुए थे, उस समय में किससे हाथ मिलाते? आपकी सियासत ने तो आपको जनरल जिया के साथ बिठा दिया था मेरे भाई, हम किससे हाथ मिलाते? हम तो उसके खिलाफ लड़ रहे थे, हम किससे हाथ मिलाते? परवेज मुशर्रफ का टाइम एंटी ग्रेटर थल कैनाल, एंटी कालाबाग डैम मूवमेंट चल रही थी, मुराद अली शाह, निसार खोरो लीड करते, उस वक्त आप मुशर्रफ साहब के पपियां झपियां दे रहे थे, हम किससे हाथ मिलाते? हम तो हाथ मिलाने के तैयार बैठे हुए। मैं कहता हूं नफरत के नसाब को खत्म करने का ऐलान करें। सिंध के लोग आपसे नफरत नहीं करते, तर्ज सियासत से करते हैं, आपके मौकफ से करते हैं। और महरूमी एक्सप्लॉइट करने की चीज नहीं होती भाई। अगर महरूमी को बार बार एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो वो मंसूबा की शक्ल ले लेगी, लोग समझेंगे कि ये मंसूबा है, महरूमी नहीं है। कराची किसने कहा कि कराची नहीं है? मैं कहता हूं जो आपके राइट्स हैं, यहां पे कराचाइट के राइट हैं, किसने कहा है नहीं देंगे? पीपुल्स पार्टी देती आ रही है, दे रहे हैं, हम कह रहे हैं आपके साथ। मगर अचानक जब
हम कहीं ना कहीं कोई ढोल बजता है तो नाचने शुरू हो जाते हैं, तो कहते हैं ढोल बजे दोसू न नचे, पर दोसू नचने शुरू थी वजन को मसलो असाल अब तो वजे। अगर उस ढोल पे नाचना बंद करने की सियासत आप बंद कर देंगे तो मामले ठीक हो सकते हैं। कुछ भी गया नहीं है, पानी अभी तक पुल से इतना गुजरा नहीं है। वी कैन डू इट, इसको हम मैनेज कर सकते हैं। मगर मसला ये है कि तर्ज सियासत जो रही, हजारों नौजवान गए, उर्दू स्पीकिंग लोगों के गए, किसके गए भाई? वो गबरू जवान गए जिनको शहीद किया गया, जिनको मारा गया, तारीख राव में मारा गया। वो किस सियासत ने दिया? मुझे बताओ कौन सी सियासत थी ये कहां आपके आबा और अजदाद ने वहां पे सियासत की थी? कहां हमारे आबा और अजदाद ने ये पहले सियासत की थी? हमारे पुरखों के पूरे शजरे में ऐसी चीज नहीं है भाई। ये एक जो फेज आ गया ना, उस फेज ने ऐसे ही होता है ना, क्या करना पड़ता है? मीठे बादाम खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, अचानक कड़वा बादाम आता है, क्या वो निगलते थोड़ी हो, थूकते थे उसको। जब कड़वे बादाम आ जाते हैं ना तो फिर बात का जायका खराब हो जाता है भाई। ये सियासत की वजह से हमने कड़वे बादाम देखे हमने। तो मैं ये कहता हूं कि इस वक्त इंतशार है, मैं समझता हूं इंतशार है ये सियासत। शाह लतीफ ने कहा था ना कि मचो मतो ही मच्छ थुलो तो थुनाणी तो जा भाई अच्छे पानी पुना दियड़ा। अब वो जो सियासत है वो अपनी फितरी अंजाम को पहुंच चुके। इसको थोड़ा आप वो रिकॉर्डिनेशन होती है ना चीजों की। सरदार शाह साहब, अजान में 1 मिनट बाकी है, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे उसके बाद? नहीं, मैं अगर 2 मिनट दे दे तो मैं प्लीज 2-3 मिनट में मैं कंक्लूड कर लेता हूं। आओ मैं कहता हूं ओके। सर, मैं अगेन वो ब्रेक के बाद तो बात वो थोड़ा फ्लो टूट जाता है, तो मैं वहीं से कोशिश करता हूं बात को कंटिन्यू करूं। बात हो रही थी प्रेम की, बात हो रही थी प्यार को बढ़ाने की, और मैं मुखातिब उर्दू आबादी से होकर बात कर रहा हूं। मैं ये मैसेज जो है वो सिंध की मट्टी का मैसेज जो है मैं उर्दू आबादी को दे रहा हूं। मुझे अंदाज़ा था कि मैंने जो वो बात की ना सोशल मीडिया वाली, जो कुछ चली है चीज़ें, मैंने लोगों के जो कमेंट पढ़े थे, मुझे अंदाज़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सियासी कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, मेरे बड़े भी सियासत में रहे हैं, मेरी परवरिश सियासी घर में हुई है, तो मैं आपकी मसाइल और मजबूरियाँ भी समझ सकता हूँ। जिस फेज से अभी आप गुजर रहे हो, मैं आपका होके बात कर रहा हूँ कि ये मसाइल पैदा क्यों हुए कि अब उस सियासत की बुनियाद हिल चुके हैं, वो अब बुनियाद उसके कमज़ोर हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ जो दोस्त, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जो दोस्त यहाँ पे कुछ बातें इस तरह की कर रहे थे, मुझे पता है वो चाह रहे थे कि इस तरफ से भी इस किस्म का रद्द अमल आए ताकि हम इस नफरत के नसाब को कंटिन्यू कर सकें। और ये पहल होती है, कभी कराची को बुनियाद बना के होती है, कभी किस चीज़ को बुनियाद पर। मसाइल हैं, वो सीएम साहब हर बजट स्पीच में मुस्तकिल बैठ के आपके सुनते रहते हैं, नहीं सुनते तो ऊपर जाके बैठ के रिकॉर्ड जो होता है आपकी स्पीच का वो सुनते हैं। हम भी सुनते हैं, एक एक स्पीच को हम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनते, हम उसको सुनते हैं। सवाल ये है कि कराची को बुनियाद बना के देखिए, कराची को जब ये बू आती है, हम एक इंटीग्रेटेड सिंध की बात कर रहे हैं, हम ये बार बार बता रहे हैं, आज नहीं 5-6 हज़ार सालों से सिंध के लोग सिंध की मिट्टी को, सिंध की धरती को मां समझते हैं। ये जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है पहली दफा पाकिस्तान में, ये हमारी सिंध की शर्त पे जो है आज पंजाब में भी ये बुक्स पब्लिश हो रहे हैं, हिंदू धर्म के, क्रिश्चियनिटी के, सिखिज्म के, ये हमारी ये हम एक प्लूरल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
हम 11 अगस्त वाली जिन्ना साहब की स्पीच वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ना मजहब के बुनियाद पे, ना कास्ट कलर के बुनियाद पे, ना जुबान के बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे नफरत हमारे लिए हराम है। मैं आपको कहता हूं, हम नहीं करते नफरत। हम ये कहते हैं कि भाई आप जब बुनियाद बना के बात करते हो कराची कराची कराची, तो मैं सरदार अमन साहब 2014 में मैं इसी असेंबली का मेंबर था, हम उस असेंबली से यहां मुंतकिल हुए थे, पिछले वाली सीट पे मैं बैठता था। उस जमाने में आप में भी कुछ दोस्त होंगे मेंबरान, यहां पे सैयद सरदार अमन साहब उस वक्त पहली दफा सूबे का मुतालबा लेके आए थे। मुझे बड़ी इज्जत है उनके लिए। वो सारा दिन, मैं आर्काइव मिनिस्टर था, वो उसका सारा दिन जो है वो आर्काइवल मटेरियल में और वर्क गर्दानी करते हुए गुजरता था। उन्होंने जब यहां पे बात की थी तो मैंने मौदमाना अंदाज में उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी कि सिंध के बंटवारे की या सिंध को, कराची को अलग करने की बात जो है ये आज से शुरू नहीं हुई है। ये नहीं है कि 1984 में एमक्यूएम बनी थी और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। ये कुछ अनासिर आपकी तरफ से भी रहे, हमारे तरफ भी अनासिर रहे होंगे, जिन्होंने पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स समझा जो कोई कान में बात करता है ना दूसरा कहता है उसको। हालांकि सियासत मुकद्दस पेशा है, प्रोफेशन है। सियासत लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का नाम है। कुछ लोग ऐसी सियासत करते हैं जिसकी वजह से कोई कान में बात करता है, दूसरा कहता है वो मेरे लगता है मेरे साथ सियासत कर रहा है। तुम मेरे साथ सियासत कर रहे हो, कोई कान में बात करता है मेरे साथ सियासत नहीं करो। बस सियासत ठगी थोड़ी है यार। हमने उसी वक्त कहा था कि ये जो बात आप कर रहे हो महरूमी के बुनियाद पे, सरदार अमन साहब आप वर्क गर्दानी करते हो, किताब पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, मैं उनके छोटे बेटे की उम्र का हूं। ये बात आज से शुरू नहीं हुई है। ये 1951 में महमूद अल उस्मानी साहब ने पहले बात की थी, तारीख का हिस्सा है। 70s में कराची मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जवाद मिर्जा साहब ने बात की थी। उसके बाद नवाब मुजफ्फर साहब ने ये बात की थी जब बना था अपना मुहाजिर पंजाबी पठान महाज, 1977 या 76 की बात है। उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। तो क्या समझेंगे यार सिंध के लोग? ये नस्ल दर नस्ल अगर ये बात होती आ रही है तो क्या समझेंगे? वो कैसे चुप करके बैठेंगे जो अपनी धरती को मां तस्वुर करते हैं? आप लेके चलें, अपने बच्चों को लेके चलें, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे इन सब के गांव में आप चलें। अगर प्रेम का आपको प्याला साथ बैठ के पीना है तो चलें, अपने बच्चों को लेके हमारे बच्चों के साथ बिठाएं, उनको बताएं कि ये सिंध के लोग मां क्यों तस्वुर करते हैं, धरती को मां क्यों कहते हैं। उन बच्चों को बताएं कि ये पानी जो बाउजर और कराची की मिनरल वाटर की बोतल में आता है, ये पानी नहीं, पानी वो भी है कि सिंधु दरिया की लहरों से गुजरता है। उसको दिखाएं, उसको ये बताएं कि जो धरती फकत प्लाट नहीं होती, धरती फकत चाइना कटिंग नहीं होती, धरती फकत सीडीए और एमडीए और एलडीए, पता नहीं जितनी भी डीएस बनी हुई है उनका कोई टुकड़ा नहीं है। उनको ये बताएं कि किसी परचूनी के दुकान पे गंदुम लेना वो गंदुम की अफादत नहीं है। आप जाएं कि वो सोने लहलाते खेत आप उन बच्चों को दिखाएं, फिर आपको पता होगा, आप सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपकी आइंदे वाली नस्ल जो है, उन नस्लों पे, उन नस्ल की फसल पे बहार आएगी। मैं आपको बता दूं, इस कैफियत से निकलें। कई लोगों ने कहा है, लिखा है, बहुत से लोगों ने कहा है, मैंने कई उर्दू बोलने वाले बड़े दानिशरों को सुना है, वो ये कहते हैं कि मुहाजिर दुनिया में किसी कौम की शनाख्त नहीं हो सकती। हिजरत एक कैफियत है, हिजरत एक अमल है। दुनिया में कितने रेफ्यूजीज हैं, कितने? सबसे बड़ी तो दुनिया में डायस्पोरा जो रही है वो तो यहूदियों की रही है, 1700 साल की डायस्पोरा। वो यूरोप में रहे, कितने नस्ल 1700 में 3 आप काउंट कर लें तो उनकी 40-45 नस्लें वहां पे यूरोप में उनकी यहूदियों की गुजरी है। उन्होंने तो मुहाजिर नहीं कहा खुद को वहां पे। अब आपको करना क्या होगा? ये हम सारे बैठे हुए हैं, जाम खान ने जो मिसाल देके कहा, साईं मुराद शाह का, मेरा, सबका, जो आगा साहब का, सबका मिसाल दिया। हमारे बड़े माइग्रेट करके आए थे यहाँ पे, हमने मिट्टी को कबूल किया, धरती का तस्वर अपने जहन में पैदा किया, हमारे तस्वुरात चेंज हो गए, हम उनमें से शाह लतीफ पैदा हो गए, उनमें सचल सरमस्त पैदा हो गए, उनमें शाह इनायत शहीद पैदा हो गए। धरती पे जान देने का तस्वर और धरती को ऑन करने का तस्वर, वल्लाह एक दफा तो आप महसूस करके तो देखें, अपने बच्चों को तो दिखाएं कि सिंधु दरिया का पानी उसके किनारे पे खड़े होकर पीने में कितना मजा है।
तो मैं ये कहता हूं कि अब इन सब बातों को जब कराची को बेस बनाते हो मामला उठता है, उठने के बाद गुफ्तगू का अंदाज तब्दील हो जाता है हमारे दोस्तों का, क्योंकि उनके पीछे भी बड़ा इशू है। ये सदियों से लेके जो एक कैफियत चलती आ रही है ना, ये अगर आप 2-3 नस्लों में उस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते मेरे भाईजान, तो जाहिर बात है 5-6 हज़ार सालों से जिनके आबा व अजदाद रहे हैं वो उस कैफियत से कैसे निकलेंगे, जिनकी माँ जो है उनके तस्वुर में, उनके ख्वाबों में जिंदा रहती है, कैसे निकलेगा? कराची 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 बाबा, कराची कराची इंटेग्रल पार्ट है। कराची को तो भोजोमल ने आबाद किया था, इनके बड़े थे, ये बैठे हुए हैं ज्ञानचंद, ये महेश वाले, ये सब इनके बड़े थे। वो 7 से आया था। आपको पता है भोजोमल कहाँ का था? भोजोमल के बड़े जिनने कराची में आके पहला मीठादर और खारादर बनाया, वो 7 की मिट्टी की, कलंदर की मिट्टी के था। उन्होंने आके किया। कराची जनरेट करता है, सिंध जनरेट करता है, सिंध। मैंने पहले भी कहा है कि टैक्स कलेक्शन और टैक्स जनरेशन में फर्क है। कराची इज अ कलेक्शन पॉइंट, कराची इज नॉट अ जनरेशन पॉइंट टैक्स की। अभी केसर बंगाली ने कहा है, केसर बंगाली तो मोहनजोदड़ो में पैदा नहीं हुआ था ना, ये कल परसों उसका पूरी पॉडकास्ट है, आप उसमें सुने। उन्होंने कहा है कि सिंध का पूरा जितना भी रेवेन्यू जनरेशन होती है उसमें 30% to 40% कराची का है, बाकी 60% आता है वहां से, जहां से 56% गैस निकलती है और 56% ऑयल और 71-72% जो है आपका गैस निकलता है, जहां से उनका टैक्स कट यहां पे होता है, टैक्स कलेक्ट कराची में होता है। जो थर्कोल और एंग्रो और आपके एग्रीकल्चर कंपनीज जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, उनका यहाँ पे कलेक्शन होती है। हेडक्वार्टर्स यहां पे हैं, OGDCL हो, बड़े हो, जितने भी हो, बैंकिंग का आपके सबका हब है। तो हम नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये चैलेंजेबल आपका मौकफ ऐसा है जिसको बड़ी आसानी से फैक्ट एंड फिगर के बुनियाद पे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो चीजें आपको पता है पूरी दुनिया में कलेक्शन और जनरेशन 2 अलग चीजें होती है। इसलिए अपना मौकफ भी ठीक रखें, इससे फायदा होगा। हम तो मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं एक ही बात करूंगा, वो बात मोहब्बत की होगी, और उसमें जो बातें बताऊंगा हकायक के बुनियाद पे बताऊंगा। पर्सनल बायसनेस को अपने घर पे छोड़ के मैं निकलता हूं। मेरी जात में अंदर में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है। यहां पे दोस्तों ने कहा कि उर्दू बोलने वाले को आप ये समझते हैं, बाबा उर्दू बोलो, मैंने आपको बताया जब उर्दू भी सिंध में कब लिखी जा रही थी भाई। उर्दू से तो हम मोहब्बत है, वो यार मेरा खुशबू की तरह है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह है। गुलजार ने लिखा है, गुलजार पंजाबी था, दीना में पैदा हुआ था, पंजाब में पैदा हुआ था गुलजार। ये मोहब्बत की बात करनी है तो मोहब्बत की हम बात करें ना। ठीक है, पॉलिटिकल होते हैं इश्यूज, इंसान कभी कभी मुंतशिर हो जाते हैं, इंतशार आ जाता है। वो सोचे तो सही ना, डीब्रीफिंग तो करनी पड़ेगी भाई, हर अमल की, हर काम की डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी। अपनी गलतियों पे और अपने अमालों पे डट जाना हकीकत से इनकार करने के बराबर है। हम करने के लिए तैयार हैं। जितनी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बर्दाश्त करती है, मुझे आप बताएं पूरे पाकिस्तान में जितनी टॉलरेंस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में तनकीद बर्दाश्त करने की है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी के खिलाफ आप बात करके तो दिखाएं। और आप छोड़ दें, यहां पे अकीदा भी है सिंध में बड़ी बड़ी गादियां हैं। किसी को बोले पीसा पकड़ा पे जाके आप संजोर में थोड़ा गुफ्तगू करके दिखाएं, दूसरे दिन असर क्या होता है आपका। हमने टॉलरेट किया हुआ है ना इन सब चीजों को, हम समझते हैं। गलतियां क्यों नहीं होंगी यार? जो गवर्नेंस में होगा, मैन इज बॉर्न गिल्टी। इंसान तो गलतियां नहीं करेगा, कौन करेगा भाई? गलतियां होती हैं, सियासत में होती हैं, आपको हुई हैं, आप कन्फेस करें। लेट्स कम फॉरवर्ड, बढ़ाएं कदम आगे, बताएं उर्दू आबादी को कि माजी की गलतियां और हजारों नौजवानों की शहादतें और जितने अमवात हुए, वो सियासत को अब लानत मारते हैं, उस सियासत को मोहब्बत की सियासत का बुनियाद रखते हैं। बढ़े आगे, हम आगे चले आएंगे। मगर ये अब छोड़े यार, खुदा का वास्ता है, बहुत से चैलेंजेस अहेड है, बहुत से। और सिंध को एज अ प्रोविंस, सिंध को एक सूबा, जो फ्यूचर में जो आने वाली चीजें हैं, जो खतरात हैं ना, वो आप देख लें। इस तरह ना करें जैसे मौलाना नसीरुद्दीन ने किया था। मौलाना नसीर एक बहुत बड़ा कॉमिक कैरेक्टर था सेंट्रल एशिया का। जैसे बगदाद में शेख चिली था, ग्रीस में डायोजिसिस था,
हमारे सिंध में वतायो फकीर था, इस तरह मुला नसीरुद्दीन एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था। वो एक दिन गद्दे के ऊपर उल्टा मुंह करके, पीठ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। गद्दा जा रहा था, कोई वहां पे खड़ा हुआ, उसने पूछा कि मौलाना साहब ये आप उल्टा मुंह करके क्यों बैठे हुए हैं गद्दे पे? उसने कहा कि मैं पीछे वाले खतरात को देख रहा हूं। तो उसने कहा आगे वाले खतरात कौन देखेगा? उसने कहा वो गद्दा देखेगा। हम मुला नसीरुद्दीन बन के गद्दे पे उल्टा बैठना बंद कर दें, जो आगे होने वाला है, जो आ रहे हैं चैलेंजेस। वो कि किसने कहा है, वो उसने राहत इंदौरी का है ना कि लगेगी आग तो अब जद में आएंगे घर, कहीं पता नहीं, मुझे सही उसका याद नहीं है। हाँ, तो भाई सिर्फ वहां पे मेरा मकान थोड़ी है। प्लीज ओपन योर आइज। और मैं अभी पे बैठा था, ये कल की जो चली है ना 2-3 दिन जो चुटकुले चले हैं, उसने क्या कमाल किया है। एक शायर सिंध का, अभी जो सोच रहे हैं सिंध के लोग, सोचने वाले, वो इजहार कर रहे हैं, मैं इसमें खत्म करता हूं, उसका शेर सुना के मैं खत्म करता हूं बात को। उसने ये सुनने के बाद, देखें, वो उसने सुनने के बाद, ये सारी चीजें सुनने के बाद मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैं हर तबके के लोगों से उठता बैठता हूं, सोसाइटी की पल्स को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूं, इजहार कम कर सकता हूं जितना समझ सकता हूं कि वहां पे फीलिंग्स किस तरह की डेवलप हो रही हैं। वो शायर लिख रहा है जिसने ये पानी के मसले पे, कैनालों पे लिखा था कि जुग जुग जियंदो रहंदो सिंधु वहंदो रहंदो, ओ धरती ओ माता ही जे सिंधी 5 करोड़। वो उस जो सनम मारवी ने गाया था, बड़ा पॉपुलर गीत हुआ था इस पूरी मूवमेंट का, उसी शायर ने ये लिखा है। मैंने देखा, मैंने उसको निकाल के, मैंने कहा ये कल उसने लिखा है, आज का आज मैं शेयर कर दूं। ताजे पकोड़े और ताजी शायरी हमेशा मजा देती है। उसके दोस्त के शायर थे, उसके एक तो मैं उसको फकत पहली लाइन पढ़ता हूं। वो कहता क्या है, एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो, एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो। उसका नाम है इसाक समेजो, जिसकी ये शायरी है। एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो, अब तो समझो दोस्त सिंधड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो। अभी वो जो लास्ट में मैं आपको बताता हूं, जो जबरदस्त उसने शेर लिखा है, उसमें पूरा जितनी बातें हैं ना अभी और आज के बाद, जो सैटरडे को आने वाली बातें हैं जो आप करेंगे, उन सब का मैं समझता हूं, समझ लें तो इसमें जवाब मौजूद है। बाकी सब होंगी रियलिटीज आपकी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। नफरतों के सारे नारे धुल चुके दीवार से, नफरतों के सारे नारे धुल चुके दीवार से, अब की बारिश ने बहुत कुछ लिख दिया है प्यार से। एक दरीचा दिल की सूरत का बना लो इस तरफ, एक दरीचा दिल की सूरत का बना लो उस तरफ, खुशबुएं लेकर हवाएं आएंगी उस पार से। एक पागलपन है रिश्ता जोड़ना वहशत के साथ, जो हमने वहशत की कहानियां रकम की है ना, ये उसको कह रहा है। एक पागलपन है रिश्ता जोड़ना वहशत के साथ, आंधियों ने कब निकाली कश्तियां मंझधार से, आंधियों ने कब निकाली कश्तियां मंझधार से, अपने बच्चों को दरिंदों की कहानी मत सुना। ये बोरियों की बात कर रहा था ना मेरा भाई यहां पे बैठ के, ये वो है वहशत और दरिंदे वाली कहानी। अपने बच्चों को दरिंदों की कहानी मत सुना, डर के मारे सो नहीं पाएंगे उस किरदार से। आओ लास्ट में, आओ मिलकर ख्वाब बुनते हैं मोहब्बत का नया, आओ मिलकर ख्वाब बुनते हैं मोहब्बत का नया, फूल को ही जीतना है जंग में तलवार से।